Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about world's largest active volcano. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view, important geophysical phenomena. तो सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हाल फिलहाल में हवाई आइलैंड्स के अंदर कुछ एक्टिव वोल्केनो जैसे कि मौना लोआ या फिर उसके आसपास का किलोआ जो वोल्केनोज़ हैं वहाँ पे कुछ इरप्शंस देखे गए हैं। वहाँ पे सेकिंग ग्राउंड सेकिंग हो रही है, लगातार स्वेलिंग हो रही है। तो इससे माना जा रहा है कि जो जियोलॉजिस्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि मौना लोआ जो वोल्केनो है जो लगभग 40 सालों से इरप्ट नहीं हुआ है, अब उसमें हाल फिलहाल में इरप्शंस हो सकते हैं। तो मौना लोआ वोल्केनो के बारे में ज़रा समझते हैं। इनफैक्ट इट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। आप देखिए यह है मौना लोआ वोल्केनो। मौना लोआ वोल्केनो इज़ वन ऑफ द 5 वोल्केनोज दैट मेक अप टुगेदर दिस बिग आइलैंड ऑफ हवाई। आप देखिए अगर आप हवाई आइलैंड्स को देखें तो ये हैं पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे कहीं पे हवाई आइलैंड्स हैं, ठीक है। हवाई आइलैंड्स लगभग 8 बड़े बड़े आइलैंड्स हैं। उसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है ये, उसका नाम ही है हवाई आइलैंड्स। तो देखिए ये सीरीज ऑफ आइलैंड्स को हम लोग हवाई आर्कीपेलागोस कहते हैं, हवाईयन आर्कीपेलागोस कहते हैं। यू नो दैट आर्कीपेलागो मीन्स सीरीज ऑफ आइलैंड्स। तो सीरीज ऑफ ये जो आइलैंड्स हैं इनका नाम है हवाईयन आर्कीपेलागो, और उसमें भी जो सदर्न साइड में जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम है हवाई आइलैंड। और इस हवाई आइलैंड पे लगभग 5 एक्टिव वोल्केनो हैं, और उसमें से एक है ये मौना लोआ वोल्केनो विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो। और ये जो मौना लोआ है इट इज़ इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ दिस किलोआ वोल्केनो विच इज़ राइट नाउ इरप्टिंग। तो किलोआ में हाल फिलहाल में इरप्शन हो रहे हैं, और अब कुछ दिनों में माना जा रहा है कि मौना लोआ में भी इरप्शंस हो सकते हैं। मौना लोआ जो वोल्केनोज हैं ये पिछले 38 ईयर से इरप्ट नहीं हुए हैं। तो लास्ट टाइम द वोल्केनिक इरप्शन इन मौना लोआ वोल्केनोज हैपेंड ऑन 5 अप्रैल 1984। तो दिस इज एन इमेज लावा फ्लोइंग फ्रॉम द क्रैटर ऑफ मौना लोआ वोल्केनो ऑन 5 अप्रैल 1984। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर मौना लोआ आइलैंड्स पे या हवाईयन आइलैंड्स पे सवाल आएगा तो वो यही आएगा कि क्या ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है या नहीं। तो आपको पता होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज़ जोन ऑफ एक्टिव वोल्केनो जहाँ पे लगभग 450 से भी ज़्यादा एक्टिव या डोरमेंट वोल्केनोज हैं। दुनिया के लगभग 75% वोल्केनोज इसी रीजन में हैं। तो ये जो वोल्केनोज बने हैं दे आर मेनली बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। आप देखिए ये जो पैसिफिक प्लेट है दैट इज़ एन ओशनिक प्लेट एंड इट इज़ इंटरैक्टिंग विथ यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, एंड दैट इज़ लीडिंग टू दी सीरीज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस जो ऐसे रिंग शेप में हैं। एंड ये जो फिर सीरीज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस रिंग शेप में बनते हैं इनको बोला गया है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। 90% ऑफ अर्थक्वेक, देखिए जहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शंस होंगे अर्थ के वोल्केनिक इरप्शंस, तो आई होप इसका मैकेनिज्म आपको पता ही है। जब प्लेट्स जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं तो जो हेवियर प्लेट होता है, नॉर्मली ओशन के केस में ओशनिक प्लेट हेवियर होता है, वो सबडक करेगा। सबडक करने के बाद वो फिर इरप्ट होगा, और इरप्ट होने के कारण वो फिर वोल्केनिक इरप्शंस जब होंगे तो साथ ही साथ फिर अर्थक्वेक भी एसोसिएटेड होगा, क्योंकि जब भी वोल्केनिक इरप्शन होगा इट विल लीड टू सेकिंग ऑफ द अर्थ लीडिंग टू अर्थक्वेक। तो दुनिया के 75% वोल्केनोज इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, एंड 90% ऑफ द अर्थक्वेक हैपेंस इन दिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रीजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कॉज ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म इज प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब इंटरैक्शन ऑफ द प्लेट्स। दुनिया के जो इम्पॉर्टेंट कुछ जो वोल्केनोज हैं उनका नाम एक बार देख लेते हैं जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। माउंट फूजी दैट इज जापान टॉलेस्ट माउंटेन, इट इज़ एन एक्टिव वोल्केनो इन रिंग ऑफ फायर। माउंट काराकाटोवा एंड माउंट तंबोरा, इट इज़ इन इंडोनेशिया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट एक्टिव वोल्केनोज हैं जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो हवाईयन आइलैंड्स हैं
या हवाईयन आर्कीपेलागोज हैं, जहाँ पे फिर ये मौना लोआ या किलोआ नाम के जो वोल्केनोज हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। एक्चुअली दे आर हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स मतलब जहाँ नीचे से किसी वोल्केनिक इरप्शंस, नीचे अर्थ के जो मेंटल साइड में कुछ इनस्टेबिलिटी के कारण वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। तो इसी कारण से हवाईयन जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन होता है ये हॉट स्पॉट के कारण होता है, इसलिए ये कोई वायलेंट इरप्शन नहीं होता है। देखिए, चूँकि हवाईयन आइलैंड्स यहाँ पे हैं, हॉट स्पॉट के कारण इरप्शन हो रहा है, इसलिए वायलेंट इरप्शन नहीं होता है। अगर ये प्लेट प्लेट इंटरेक्शन के कारण इरप्शन होता तो दिस माइट वुड हैव बीन अ वायलेंट इरप्शन। चूँकि हवाईयन आइलैंड्स में अभी हाल फिलहाल में शेकिंग हो रही है, तो यहाँ पे इरप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई खास नुकसान होने की आसार नहीं होंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from sub segment education। क्या है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पहले ये समझते हैं। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स एक तरीका है अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर उनके स्कूल एजुकेशन के लेवल को मेजर करने का। एजुकेशन मिनिस्ट्री हर साल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिलीज़ करती है। तो पहली बार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 में लाया गया था फॉर द ईयर 2017-18। तो एक साल पीछे ही आता है, जैसे अभी 2022 में ईयर 2020-21 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पब्लिश हुआ है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कैसे मेजर किया जाता है वो भी ज़रा देखते हैं। तो हर एक स्टेट को 1000 पॉइंट्स में स्कोर दिए जाते हैं, और ये जो 1000 पॉइंट्स के स्कोर दिए जाते हैं, दीज आर गिवन आउट ऑफ 70 पैरामीटर्स विच आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर 5 ब्रॉड कैटेगरीज। तो 5 ब्रॉड कैटेगरी जिसमें स्टेट्स को स्कोर दिए जाते हैं वो हैं एक्सेसिबिलिटी। तो जो स्कूल एजुकेशन है, कितने बच्चों को एक्सेसिबल है, यानी कि कितने दूरी पे स्कूल्स हैं, इनरोलमेंट रेशियो कितना है, वहाँ पे रिटेंशन रेट कितना, यानी कि बच्चे जब जाते हैं तो कितना फिर वो रेगुलर तरीके से स्कूल में रिटेन हो पाते हैं। इन सब के बेसिस पे स्टेट्स को स्कोर दिया जाता है, जिसका ब्रॉडर पैरामीटर है एक्सेसिबिलिटी। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, तो ओवरऑल जो स्कूल एजुकेशन है उसका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इक्विटी से हमारा मतलब है कि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे, शेड्यूल कास्ट या ट्राइब के बच्चे, उनको कितना बराबरी का मौका मिलता है जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ पढ़ने के लिए। और लर्निंग आउटकम्स, मतलब सच में बच्चे कितना सीख पा रहे हैं इन मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। तो 70 पैरामीटर्स हैं अंडर ओवरऑल दीज 5 ब्रॉड कैटेगरीज। इसके बेसिस पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पब्लिश होती है, जिसमें स्टेट्स को स्कोर दिया जाता है और रैंकिंग दी जाती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि स्टेट्स को अपने अपने स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में पता चल जाता है इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और फिर उस हिसाब से अपने स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल बच्चों का एजुकेशन लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो। करंट न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2020-21 पब्लिश कर दिया है। और ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, इसमें ओवरऑल 8 कैटेगरीज में बांटा जाता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को। पहली कैटेगरी होगी जिसमें स्कोर 950 to 1000 होगा। इसमें कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी अपना जगह नहीं बना पाया है। लेवल 2 में कुछ स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी हैं, जिनका स्कोर है 901 से लेकर के 950 तक के बीच में। तो लेवल 2 में जो टॉप के स्टेट्स हैं, यानी कि जो ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, लेकिन लेवल 1 में कोई नहीं आ पाया है, जो भी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो भी लेवल 2 में ही हैं, वो है केरला, महाराष्ट्र और पंजाब। आप देखिए तीनों का स्कोर बिल्कुल जाकर के मैच हो गया है 928। फिर उसके बाद चंडीगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, तो ये आंध्र प्रदेश है। तो इतने ही स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ लेवल 2 में हैं। फिर ज़्यादातर लेवल 3 में हैं। हमें याद रखना है कि हमारा स्टेट आसाम ये लेवल 4 में है इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। लेवल 4 का स्कोर होता है 801 से लेकर के 850 के बीच में। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रास फेस्टिवल एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। रास फेस्टिवल, तो ये हर साल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल खासकर हमारे स्टेट आसाम में ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो असम जो APSC का पेपर 5 वाला जो सिलेबस है, उसमें रास फेस्टिवल पे शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं।
फुल मून यानी कि पूर्णिमा के समय मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। रास फेस्टिवल में लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा को डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है थ्रू दिस परफॉर्मिंग आर्ट। तो रास फेस्टिवल इज मेंशन इन इवन भगवत पुराण एंड इट डिपिक्ट्स द ब्लिसफुल स्टोरी ऑफ भक्ति रास। हियर लॉर्ड कृष्णा प्लेज लीड इन डिवाइन रोल। ऑफ कोर्स आपको तो पता ही होगा ये भगवान कृष्ण से रिलेटेड है ये। इसमें 9 भक्ति रास एंड नाट्य रास को दिखाया जाता है। इट बिगिंस विद द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द हाउस ऑफ किंग नंदा। उनके बचपन की एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं। फिर इसमें रास फेस्टिवल में डांस परफॉर्मिंग आर्ट करते करते ही किलिंग ऑफ द डेमन्स को दिखाया जाता है। एंड दिस इज़ हाउ दिस रास फेस्टिवल इज़ प्लेड। हमारे स्टेट आसाम में रास फेस्टिवल कैसे पॉपुलर हुआ है वो भी ज़रा देखते हैं। 1840 के आसपास रास वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए फेस्टिवल इन दक्षिण पथ सात्रा मजूली। दक्षिण पथ सात्रा मजूली। After that, many other Satras and Namghar of Assam started to celebrate Ras in the season of autumn. एक इम्पॉर्टेंट बात, जो उदासीन सत्राज हैं वहाँ पे रास डांसेस परफॉर्म बाय सेलिब्रेट इनमेट्स। तो जिन लोगों ने ये ब्रह्मचर्य ले रखा है वो उदासीन सत्राज में रास डांस परफॉर्म करते हैं एंड वो लोग फीमेल कॉस्ट्यूम्स पहन के फिर रास डांस कर लेते हैं। 21st सेंचुरी में बहुत सारे जगहों पे आसाम में आजकल रास फेस्टिवल शुरू हो गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि किसने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया स्टेज पे। पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, पीताम्बर देव गोस्वामी ऑफ गौरमुर सत्रा वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस रास ऑन स्टेज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Cordy gold nanoparticle. Cordy gold nanoparticle. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues science and technology. आसाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ है, आपको ये जानना चाहिए। आसाम की जो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी है, इसने कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया है। एक ऐसा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जिसमें गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स और कुछ फंगस को मिला करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है जिससे जो मेडिसिन्स की डिलीवरी है हमारे बॉडी में उसको और फास्टर और टारगेटेड बनाया जा सकता है। तो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाया गया है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स एंड और फंगस से, और इसको नाम दिया गया है कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल एंड इट हैज़ गॉट पेटेंट इन जर्मनी ऑल्सो। तो यहाँ पे आसाम बोडोलैंड यूनिवर्सिटी से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं। तो आसाम में होने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स पे मान लीजिए सवाल आ जाए जीएस पेपर 5 आसाम वाले में, तो आप उसमें यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं। देखते हैं ये कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल है क्या। सो ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कॉर्डिसेप्स मिलिटैरिस एंड गोल्ड सॉल्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉर्डिसेप मिलिटैरिस है क्या। 2 चीज़ों से बना है। कॉर्डिसेप मिलिटैरिस ये पैरासाइटिक फंगस हैं, इनको गोल्ड डस्ट के साथ या गोल्ड सॉल्ट के साथ मिला करके फिर ये गोल्ड नैनो पार्टिकल बनाया गया है, जिससे कि फ़ायदा क्या होता है, इट कुड मेक ड्रग डिलीवरी इन द ह्यूमन बॉडी फास्टर एंड श्योरर। तो ये जो इसमें 2 चीज़ें लगी हैं, गोल्ड नैनो पार्टिकल लगा है और एक तरह का फंगस लगा है जिसका नाम है कॉर्डिसेप मिलिटेराइसिस। तो ये जो फंगस है कॉर्डिसेप मिलिटेराइसिस, इट हैज़ बीन ग्रोन इन द लैब एट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। तो ये है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन। ये जो फंगस है वो उन्हीं के लैब में डेवलप किया गया, उसको गोल्ड साल्ट के साथ मिला करके फिर ये नैनो पार्टिकल बनाया गया है। तो दिस वाइल्ड कॉर्डिसेप मशरूम इज़ फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलता है, और इस कारण से यहाँ पे आसाम के बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में इस फंगस को डेवलप किया गया और फिर इसको गोल्ड पार्टिकल से मिला करके ये नैनो पार्टिकल बनाया गया जिसका नाम है कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन targeted delivery of medicines, and that is why it has got a patent in Germany. The next article is about Wangla dance. This is important from prelims exam point of view. तो हाल फिलहाल में the members of Garo tribal community were seen performing Wangla dance on the occasion of the Rising Sun Water Fest of 2022. तो वांगला डांस के बारे में ज़रा समझते हैं, और वांगला डांस से भी पहले वांगला फेस्टिवल के बारे में समझते हैं। तो वांगला फेस्टिवल मेघालय के, खासकर मेघालय के जो ट्राइबल्स हैं, गारो ट्राइबल्स, उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल है।
वांगला को ये लोग द 100 ड्रम्स फेस्टिवल नाम से भी बुलाते हैं। ये गारो ट्राइब के लोग, गारो ट्राइब के लोग मुख्यतः मेनली मेघालय में रहते हैं, उसके अलावा नागालैंड और असम में भी कुछ हद तक पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वांगला फेस्टिवल है उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसको वो लोग द 100 ड्रम्स फेस्टिवल नाम से भी बोलते हैं। या इस हार्वेस्ट फेस्टिवल में या पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल में दे एक्सप्रेस देयर थैंक्स टूवर्ड्स देयर सन गॉड, जिसको वो लोग कहते हैं मिसी सालजोंग, एंड दे लुक फॉर ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पीपल फॉर रिच हार्वेस्ट। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया समिट, करेक्ट आंसर इज ताइवान। और परख को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही थे। और इनमें से कहाँ पे जो लोकल पीपल की एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी नेशनल पार्क। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।